गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस आ रहा सब लोगों को? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके, गुड आफ्टरनून। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को एटॉमिक साइज हम लोग देख रहे थे, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ रिवाइज भी करा रहा हूँ उसको। चलो पिछले क्लास में पढ़े तो कुछ लोग रिवाइज पहले कर लें। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक साइज, तो ऑलरेडी तुम लोग लिख रखे हो, उसको बस देखने वहां पे। और इससे पहले मैं पढ़े थे कुछ डिफिनेशन वगैरह आ रहा था, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन एटॉमिक रेडियस में 3 पार्ट आ रहा था, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। तो सिर्फ डिफिनेशन का वहां से बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेनली तुम्हारा कहां से रहेगा, एटॉमिक रेडियस, इनर ग्रुप। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको नोट नहीं करना, बस देख लोगे। किसी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, अगर जाते हैं हम लोग, तो साइज क्या होगा उसमें? इंक्रीज। रीजन क्या था इंक्रीज करने का? सही है, बिल्कुल सब लोगों का। उसमें क्या रहेगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। और अगर इन पीरियड, किसी पीरियड में अगर जाते हैं हम लोग, तो जब भी हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज। और जब भी किसी ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, तो ग्रुप में क्या बात करते हैं? टॉप टू बॉटम। ये ग्रुप हो जाएगा। और ये जब भी पीरियड की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है इसमें? डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। टेक्निकल वर्ड जो उसमें वो क्या यूज करोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है वहां पे। दैट मींस क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहा था, एक पीरियड का लिमिट है, दैट मींस नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है। तो इंक्रीज क्या हो रहा था वहां पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर उसी को क्या बोल लो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेक्निकल वर्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज करता है तो साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे। ये इसका रीजन था वहां पे। और फिर हम लोगों ने कुछ केटायन और एनायन के टर्म में पढ़ा था वहां पे कि केटायन और एनायन की बात करें हम लोग यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल कोई भी देखो यहाँ पे कि Mg आ रहा हो, Mg+1 और Mg+ ऐसा कुछ आ रहा हो। यहाँ पे देखना कि जो पॉजिटिव चार्ज किसी अगर एटम पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आने से उसका जो साइज होगा वो क्या रहता है? वहां पे ओवरऑल साइज जो पेज पर करके देखो, उसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन साइज का क्या आ रहा था? लेस, वो क्या होगा? कम हो रहा था, इनवर्टेड प्रोपोर्शनल। मैंने एक एग्जांपल में बताया भी था, Na और Na+, एक न्यूट्रल एटम और एक केटायन। इसमें जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, बट प्रोटॉन नंबर तो अभी भी वही है। तो प्रोटॉन सेम है बट इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो रहा है दैट मींस साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां पे। सिंपल लॉजिक था। इसमें भी हम लोग बात करें, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है वहां पे साइज क्या होगा? कम होगा, स्मॉल होगा वहां पे, Mg+2। और ये अगर एनायन के टर्म में हम लोग बात करें यहाँ पे, मैंने एग्जांपल लास्ट ही, और मैं ले लूं O-, O2-, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता है उस पे O-, O-, तो प्रोटॉन नंबर इसमें भी सेम है। O-, O-, प्रोटॉन सेम आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दैट मींस साइज इंक्रीज करता है वहां पे। तो साइज यहाँ पे सब जगह किसका आ रहा था? O2-, देन O-, देन O, इस टाइप से ऑर्डर आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने जो लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ओवरऑल, तो टॉप टू बॉटम जब किसी ग्रुप में जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, उसका जब याद रखना है। किसी पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज करता है, बट साइज कहां तक डिक्रीज करेगा? अप टू क्लोरीन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको याद रखना है, क्योंकि जो इनर्ट गैस है नियोन, उसका सबसे ज्यादा साइज होता है। और उसका रीजन क्या था? नियोन का जो साइज आ रहा था वो सबसे ज्यादा आ रहा था सेकंड पीरियड में, क्योंकि नियोन, मैंने ऑर्डर लिखा हुआ था वहां पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। इसमें सबसे ज्यादा किसका साइज आ रहा था? नियोन। उसका क्या था? सही है, बिल्कुल। तो नियोन क्या इनर्ट गैस है, और उसमें कौन सा रेडियस देखते हो? वैन डेर वाल्स रेडियस। और तीनों रेडियस का भी मैंने ओवरऑल ऑर्डर बताया था कि सबसे ज्यादा कौन सा था? वैन डेर वाल्स,
देन मेटालिक, देन कोवैलेंट। तो वेंडर वाल रेडियस का साइज सबसे ज्यादा होने के चलते नियॉन का साइज भी क्या होता है, सबसे ज्यादा रहेगा। जो डिक्रीज करता, जब लोग पढ़े भी होंगे 10 तक, 10 में यहाँ तक जो डिक्रीज करता है वो अप टू क्लोरीन, नियॉन का सबसे ज्यादा, और फिर लिथियम का, फिर ये ऑर्डर आता है यहाँ पे डिक्रीज करेगा। सर ये सारे इनर्ट गैस के लिए है ना? बिल्कुल, ये सारे, ये सेकंड पीरियड में भी सबसे ज्यादा नियम का है। अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करें यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो वहां भी आर्गन का सबसे ज्यादा रहेगा। तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जो इनर्ट गैस है उसका ज्यादा रहेगा साइज वहां पे। और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले एक और भी टॉपिक है इसमें, क्योंकि आज स्टार्ट करना हम लोगों को, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे N3 माइनस N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 L3 प्लस, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे देखोगे N3 माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, 10, O2 माइनस 10, ऑप्शन का एटॉमिक नंबर 8। तो न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 10, F माइनस में 10, क्योंकि 9 प्लस 1 10, Na प्लस में 10, क्योंकि 11 एक जो हेडिंग आ रहा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक से मीनिंग क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है कि इसमें साइज का ऑर्डर क्या रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, तो N3 माइनस की बात करें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ पे है इस टाइप से, तो N3 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ रहा है, 7। प्रोटॉन तो जो है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा, मैं एक जगह दिखा दे रहा हूँ 10, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में होगा। और L3 प्लस की अगर बात करें यहाँ, देखते क्या होगा भाई। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे इसमें भी क्या है, 10 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, 13, इसका जो एटॉमिक नंबर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में इसमें भी क्या रहेगा, 10। यहाँ पे सिंपली ये सोचना है, इसमें 13 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन वो इंक्रीज कर रहा है, और अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो साइज रहता है यहाँ पे N3 माइनस का। किसी दो में कंपेयर कर लो, क्योंकि N3 माइनस और O2 माइनस, इन दोनों में कंपेयर करके अगर बताओ, यहाँ पे ऑप्शन के लिए अगर O2 माइनस के ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, 8 प्रोटॉन, और अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा 10। अब यहाँ पर भी सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो सेम है, 7 प्रोटॉन और इसमें 8 प्रोटॉन, तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा, ऑप्शन वाले केस में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा है, दैट मींस ये ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा साइज रहेगा तुम्हारा इसमें N3 माइनस, then O2 minus, then F minus, then Na plus, then Mg plus 2, then L3 plus.
तो किसी दो में भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट में करके बताया, किसी दो का मैंने n3 माइनस और 2 माइनस। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर इसमें नियॉन भी रहता है। नियॉन को अलग कोई पोजीशन देते हो आप, n3 माइनस और 2 माइनस माइनस, तो नियॉन यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि नियॉन जो आता है उसमें अलग रेडियस देखते हैं, तो सबसे आगे आ जाएंगे, तो एक अलग ही फैक्टर आता है। जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें या तो एनायन और कैटायन के फॉर्म में यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एक और अगर लेंगे तो यहाँ पे Ca2 प्लस K प्लस Cl माइनस H2 माइनस P3 माइनस, इसमें साइज कंपेयर करना है। अब तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस, तुम्हें खुद ही चेक करना पड़ेगा क्यों आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस तो नहीं आ रहा है। सिंपल तुम्हें कहीं कैटायन और एनायन साथ में अगर मिक्स करके दिया है, उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस है। P3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 प्लस 3 18, ये क्या है 18, सही है। सल्फर का 16 प्लस 2 18, यहाँ तो मैंने लिख रखा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे खुद से सोचना पड़ेगा कि आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस तो नहीं है, तो कैसे पता करना, जब जब पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही क्वेश्चन में आ रहा हो तो आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस रहता है जनरली वहाँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ रहा है 18। अब यहाँ पे सोचना है कि इसमें साइज का ऑर्डर क्या रहेगा। अभी मैंने बताया हुआ जस्ट ऊपर, तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, लेकिन प्रोटॉन इसमें क्या है 15 ही है, और इसमें सबसे ज्यादा है 20। तो सबसे ज्यादा साइज क्या रहेगा इसमें P3 माइनस, P3 माइनस या माइनस भी दोनों सेम है, जैसे लिखना चाहो H2 माइनस Cl माइनस K प्लस Ca2 प्लस। तो लॉजिक मैंने ऊपर बता रखा है, इसमें जो लॉजिक रहेगा तुम्हारा, जब आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस रहेगा तो जो नेगेटिव चार्ज जिस पे जितना ज्यादा होगा उसका साइज सबसे ज्यादा। या इसको ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे है कि साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो नीचे पॉइंट लिख लोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम आ रहा है उसका साइज क्या है सबसे ज्यादा। दोनों एग्जांपल में देखोगे इस रिलेशन को, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 7, तो उसका साइज सबसे ज्यादा, इसलिए एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, फास्फोरस का, इसका साइज सबसे ज्यादा है। तो एटॉमिक नंबर से रिलेट करके याद रखना, बट ये किन कंडीशन में होता है, आइसोइलेक्ट्रिक केस में, ये याद रखना होता है। उसके नीचे इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लोगे कि साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज मतलब प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बाकी लॉजिक तो यहाँ पे ये बस रिलेशन याद रखने के लिए है, बाकी डायरेक्टली लॉजिक मैंने बता रखा है कैसा होगा। तो फर्स्ट पे नोट कर चुके हो गए यहाँ पे। तो कुछ एग्जांपल हम लोगों को देखना है, यहाँ पे लोगों ने पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल देखा था, यहाँ पर देखना है अभी। MnO, Mn2O3,
MnO4 MnO4। अब इसमें देखो यहाँ पे कर लेंगे जो Mn आ रहा है यहाँ पे Mn का साइज कंपेयर करना स्टार्ट होना है। तो मैं इसको बता देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें यहाँ पे MnO Mn2O3 MnO4 और MnO2। अब MnO में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +2। सही है बिल्कुल। Mn2O3 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट सही है बिल्कुल +3। MnO4 में MnO2 कर लो फिर MnO2 कर लेना वहां पे, तो फिर नहीं तो फिर वो वैसा पॉसिबल ही नहीं। MnO2 +4 MnO2 में Mn का +4 और MnO4 में Mn का +7 +7। सिंपल सा कि पोटेशियम का ऑलवेज क्या होता है +1। Mn का निकालना तो x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का -2 into तो Mn का क्या जाएगा +7। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो हम लोग यहाँ अब साइन लेट कर सकते हैं। अब सोचो क्या रहेगा इसमें, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है Mn, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है साइज क्या होगा डिक्रीज होगा। Decrease। सबसे ज्यादा साइज इसमें किसका रहेगा MnO। Mn होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो Mn आ रहा है उसका निकाल लो तो देन फिर कंपेयर करने के पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन पढ़ चुके हैं। Mn2O3 MnO2 और फिर Mn। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? उन्होंने पिछले क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन का कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें जो क्वेश्चन रहेगा Li प्लस Mg प्लस 2 L प्लस 3 K प्लस देन तो जो इसमें जो भी सोच पा रहे थे ना उसमें लिथियम सोडियम पोटासियम कैल्शियम कंपेयर क्या करना है साइज, जो वो साइज का ऑर्डर। हाँ बताओ सर सेकंड में पहले नियॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। सही है, बाकी का भी ट्राई सही है। वो कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन। अब यहाँ पे चेक करना था इस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो सबसे ज्यादा साइज किसका रहेगा यहाँ पे नियॉन का। ये याद रखना यहाँ पे। अब नियॉन का तो सबसे ज्यादा फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइड डिक्रीज करता है, तो उसके बाद क्या रहेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। इस क्वेश्चन में आता हूँ बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज दोनों को कंपेयर करते हैं। तो 4 5 को पहले सोचना यहाँ पे सर 4 का K प्लस पहले नहीं थर्ड में आते हैं हम लोग उस पे। चलिए 4 और 5 पे चेक करना है यहाँ पे। इसमें अगर चेक करोगे फोर्थ में लिथियम सोडियम कैल्शियम सबसे बड़ा है। सबसे, अब देखना कि यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, तो नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम में नंबर ऑफ सेल्स क्या है 4 सेल तक है। तो कैल्शियम पोटेशियम का तो ज्यादा होगा लिथियम सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम में किसका ज्यादा होगा पोटेशियम। का ज्यादा होगा। कैल्शियम नहीं पोटेशियम, आप कैसे सोचोगे पोटेशियम कैल्शियम में किसका, तो पोटेशियम कैल्शियम एक ये पीरियड का एलिमेंट है,
और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। दैट मींस पोटेशियम का यहाँ पे सबसे ज्यादा कैल्शियम, देन सोडियम, सोडियम एंड लिथियम। बाकी तो आसान सा था। उसमें पोटेशियम कैल्शियम भी आसानी था क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, इसमें 4 सेल तक है, इसलिए सोडियम लिथियम से इस दोनों का ज्यादा हो। अब इस दोनों में से किसका ज्यादा है तो क्या रहेगा, पोटेशियम का, क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम एक पीरियड का एलिमेंट है और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करते हैं, पोटेशियम का ही ज्यादा रहेगा यहाँ पे। लास्ट वाले में क्या रहेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन। तो कैल्शियम में नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा है, कैल्शियम का तो सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन में एक पीरियड का एलिमेंट, वो तुम्हें खुद से सोचना रहेगा वहां पे। मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन, तो मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन क्या आ रहा है यहाँ पे है, एक पीरियड का एलिमेंट, और जब एक पीरियड का एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब तो आसान सा था इसमें। तो पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखते हैं इसमें क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो रहेगा इस केस में यहाँ पे ये एक्सेप्शनल टाइप से इसको अलग से याद रखना रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो साइज रहेगा वो K प्लस का सबसे ज्यादा, इसमें जो साइज रहेगा सबसे ज्यादा K प्लस, नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा यहाँ पे K प्लस का सबसे ज्यादा। अब Mg+2 और L3+ में किसका ज्यादा होना चाहिए, Mg+2 का, Mg+2 और L3+, ये तुम्हारा आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस आ जाएगा। Mg+2 और L3+, ये आइसोइलेक्ट्रॉन्स का केस आ गया। और इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और हम लोग कंपेयर भी किए तो Mg+2 का ज्यादा रहेगा, ये दोनों तो क्लियर है। तो Mg+2 का ज्यादा रहेगा और Li प्लस Mg+ में कंपेयर करें क्यों ज्यादा रहेगा उसका, मैं ऐसा कुछ पढ़े थे, बाकी इसका देख लेते हैं यहाँ पे हम कि Li प्लस और Mg+2 नॉर्मली सोचो तो लगेगा कि Mg+2 का ज्यादा होना चाहिए कम, बट यहाँ पे Li प्लस और Mg+, एक हम पहले पढ़े भी थे डायगोनल रिलेशनशिप, याद हो हम ऐसा कुछ पढ़े थे वो पे डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या होता था, डायगोनल रिलेशनशिप। वहां पे जो साइज होता था, वहां पे अगर न्यूट्रल एटम की बात किया जाए तो फिर मैग्नीशियम का ही साइज ज्यादा था वहां पे लिखे भी थे डेटा भी। तो जब न्यूट्रल एटम रहेगा तो मैग्नीशियम का ही साइज ज्यादा रहेगा लिथियम से, बट जब चार्ज आ जाएगा यहाँ पे Li+ ये बन जाएगा और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है +2 और लिथियम का +1, ये Li+1 और Mg+, Li+ और Mg+2 में जब साइज कंपेयर करते हैं यहाँ पे है, तो इसका भी रीजन यहाँ पे ये है, ऑर्डर लिख दो यहाँ पे K+ का जो साइज रहता है यहाँ पे Li+ का साइज आना है, देन Mg+2, देन L3+। अब यहाँ पे जो चेंजेस रहता है Li+ और Mg+, उसका रीजन यहाँ पे ये सोचना है कि Li+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, 3 प्रोटॉन और यहाँ पे 12 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रहता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 10। इसमें अगर दोनों का रेशियो देख तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का, इसमें रेशियो क्या है, मतलब 3 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस केस में क्या आ रहा है यहाँ पे 12 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो इसमें अट्रैक्शन होता है वो Mg+2 का केस में ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो ओवरऑल अट्रैक्शन होगा तुम्हारा यहाँ पे है Mg+2 के केस में ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, दैट मींस का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस केस में। या फिर से एक रिलेशन जो मैंने वहां बताया हुआ था, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और जो मैग्नीशियम का साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है, और ऑलमोस्ट इक्वल, और वहां मैंने डेटा भी लिखा हुआ था, दैट मींस स्लाइटली Li+ का ही ज्यादा था वहां पे, एक बार डेटा भी चेक करो क्या आ रहा था वहां पे, Li+ का 0.76 एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो इसका 7.2 एंगस्ट्रॉम। जहां पर पढ़े थे डायगोनल रिलेशनशिप, Li+ और Mg+ के केस में
जो तुम्हारा इसमें जो डेटा आ रहा था न्यूट्रल एटम में मैग्नीशियम का ज्यादा होता है, लेकिन जब वही कैटायन बन जाता है Li+ और Mg+, तो फिर यहाँ पे Li+ का ही साइज ज्यादा आता होगा। इसको एक अलग से याद रखना पड़ेगा तुम्हें लोग में। तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप भी कुछ यहाँ पे रीजन है, बाकी इसको Li+ और Mg+ को एक एक्सेप्शनल टाइप से याद रखना है, यहाँ पे Li+ का ज्यादा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में अगर आ जाएगा तो वहां पे थोड़ा सोचना मुश्किल होता है। बाकी तो जितना भी एग्जांपल किए वो नॉर्मल सा एग्जांपल था। तो सारे 6 एलिमेंट्स के साथ थे। बिल्कुल नहीं, सारे के नहीं, मैंने यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम का रहा था, ऐसा नहीं जितना भी डायगोनल रिलेशनशिप कर रहा है सबके साथ नहीं रहा। बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम के केस में रहा और कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। जितना भी एक्सेप्शन है अलग से कुछ एक्सेप्शन हम लोग अलग से देखेंगे, बट बेस एलिमेंट्स में मैंने यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम के लिख रहा है। कुछ और इसमें एक्सेप्शन वाला पार्ट हम लोग देखना बाकी है, ये तो नॉर्मल थोड़ा सा चेंजेस था इसमें, कुछ डिफरेंट की एक्सेप्शन वाला पार्ट है, उसको अलग से देखना रहेगा हम लोग। हेडिंग डालो उसमें some exceptions। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ तो एक्सेप्शन रहते हैं और ज्यादातर कुछ एक्सेप्शन वाले पार्ट से पूछेगा, इसको भी ध्यान से देखना एक्सेप्शन वाला पार्ट। फर्स्ट एक्सेप्शन है इसमें size of aluminium almost equal to size of आर्क मतलब क्या वो रेडियस, उसी को क्या बोलते हैं साइज। तो साइज ऑफ एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन, या फिर एक ऑर्डर ये देखते हैं इसको नो ऐसे लिख सकते हैं इसमें बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीरियम एक ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है। इसमें अगर हम लोग ऑर्डर कंपेयर करते हैं यहाँ पे साइज की अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा साइज किसका रहेगा, नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, एक्सेप्शन को अगर भूल जाए थोड़ा देर के लिए, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीरियम एक ग्रुप का एलिमेंट, तो जब भी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो साइज सबसे ज्यादा क्या रहेगा 3, तो होता भी है यहाँ पे देन इंडियम। अब जो यहाँ पे चेंज जो आना चाहिए था वो किसका होना चाहिए था गैलियम का, लेकिन जो साइज आता है यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा हो जाता है गैलियम से, या ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट स्लाइटली एल्यूमिनियम का ही ज्यादा रहेगा। रीजन देखेंगे अभी क्या वहां पे है देन बोरान। जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज का आउटपुट इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज कर भी तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसका जो रीजन है यहाँ पे है साइज ऑफ एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू गैलियम गैलियम या उससे स्लाइटली ज्यादा ही रहता है। इसका जो रीजन है ड्यू टू d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसको भी समझते हैं यहाँ पे। जो d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल। अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन दिखता है यहाँ पे है, देखिए एल्यूमिनियम का भी है जिसमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और गैलियम का भी। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है इस केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और गैलियम का अगर मैं शॉर्ट में लिखूं
गैलियम का एटॉमिक नंबर बताओ सही है। 13 में 18 ऐड करना है, 18 ऐड करना है इसमें। जो मैजिक नंबर था वही करना था, उसका सिर्फ लेना था वहां पे। ये क्या करना था वहां पे 18 ऐड करोगे, वैसे भी 13 में 8 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, इसके हम लोग के 21 को पॉसिबल। अगर याद होगा तुम्हें अप टू 30 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स है तो फिर मैजिक नंबर को यूज करते हो, और कुछ भी याद है तो फिर मैजिक नंबर का भी प्रॉपर यूज नहीं करते हो। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 41। पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में। एक सीक्वेंस लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 3d को पहले लिखा है। इसमें कोई भी तुम्हारा d ऑर्बिटल नहीं है, इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे d ऑर्बिटल। और हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं नॉट बाय इफेक्ट में कि d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो कैसे रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म। इसमें जो मैंने पॉइंट वहां पे पढ़ा था कि d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है, वहां पे स्कैटर्ड फॉर्म में। और जब स्कैटर्ड फॉर्म में ये होता है यहाँ पे है, इसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना शील्ड करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता इसे। और जब प्रॉपर्ली कर पाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है गैलियम के न्यूक्लियस के साथ तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और अट्रैक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि साइज उसके एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल आ जाते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट आ रहा था ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये था, जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते उसका पुअर शील्डिंग होता है। इसका स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। क्यों पुअर शील्डिंग होता है, ड्यू टू इट्स स्कैटर्ड फॉर्म, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, रहता है, दैट इज उसका पुअर शील्डिंग होता है। और पुअर शील्डिंग होने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एटलीस्ट साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एल्युमिनियम से भी उसका साइज कम हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा गया है कि ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है, कि एल्युमिनियम का स्लाइटली ज्यादा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये याद रखना है, ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है और रीजन भी याद रखना यहाँ पे। ये तुम्हारा क्वेश्चन कई बार आया होगा, ये एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, यही ऑर्डर पूछ लिया गया था वहां पे क्या है। और मेंस वाले में तो पूछते रहता है इसका रीजन क्या है कि एल्युमिनियम एंड गैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल क्यों हो जाता है, इसका रीजन ये याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, size of 4d series elements almost equal to size of 5d series elements। r का मतलब क्या है वहां पे, रेडियस, और रेडियस मतलब वो साइज से आ रहा है। तो size of 4d series elements almost equal to 5d series elements। और इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिरकोनियम। कोई भी दो एलिमेंट, एक 4d सीरीज का और एक 5d सीरीज का हो, जिरकोनियम एक ले लो यहाँ पे। साइज ऑफ जिरकोनियम इसके एग्जांपल की बात करें तो जनरल टर्म है, और समझते हैं इसका रीजन क्या है यहाँ पे। साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ ऑफनियम। जिरकोनियम के एटॉमिक नंबर इनको याद से पूछ सकते हैं, 72 सही है। ऑफनियम का क्या आता है, 72। जिरकोनियम में अब इसका ये तुम्हारा 5d सीरीज का, ये 4d का ही रहता है, इसमें माइनस करके कुछ गेस करो। 40 प्लस 32 ये 72 आएगा। इसका क्या रहता है, जिरकोनियम का 40 और ऑफनियम का 72। यहाँ पे जब जिरकोनियम और ऑफनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जिरकोनियम तो हमारा 4d सीरीज का एलिमेंट, अगर कुछ याद हो हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पे मैंने 3 सीरीज बताया हुआ था, 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। ये 4d सीरीज का है और ये 5d सीरीज का है, दोनों का कन्फ्यूजन भी बहुत वहां पे पता चलता है। अब देखते हैं कि जब इसका ऑफनियम का कन्फ्यूजन लिखोगे, ये जो ऐसा होता है 4d सीरीज
ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 डिग्री जो भी एलिमेंट्स है, बट जस्ट एक दूसरे के नीचे का आना चाहिए वहां। जिरकोनियम के जस्ट नीचे कौन सा आता है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, देखो हॉफनियम। तो यहाँ पे ये 4D का और ये 5D, इसको जो जस्ट नीचे का उसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और उसका रीजन क्या होता है ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसका भी स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे। Poor shielding effect of poor orbital electron। Due to length and contraction, और इसका स्टेटमेंट क्या है? Poor shielding effect of poor orbital electron। अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पे जिरकोनियम और हॉफनियम का। हॉफनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें 4 या 14 आता है। जब लिखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हॉफनियम का भी, तो क्या आएगा तुम्हारा 4 या 14। लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे जिरकोनियम का 40 और हॉफनियम का। जिरकोनियम से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है याद करो। जिरकोनियम से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस? आर्गन का तो 18 ही रहा था, इसके बाद कौन सा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर ऐसे सोचो, ऐसे 24। वो क्या रहा था 36। तो कम से कम इनर्ट गैस है जितना भी उसका तो एटॉमिक नंबर याद रखो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, 36, 54, 86। तो कम से कम इनर्ट गैस का अगर याद रखते हो तो इसके बेसिस पे कुछ और चीजें सोच पाओ, तो कुछ चीजें तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा था जिरकोनियम, उससे जस्ट पहले का कौन सा आ रहा था इनर्ट गैस? क्रिप्टन। तो क्रिप्टन लिखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या आ जाएगा फिर क्रिप्टन का देखो ना किस में जाता है, अगर कुछ याद हो इसमें। यहाँ तक फुल प्रिंट जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 4p। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्रिप्टन के बाद किसमें जाएगा चेक करो इसमें। क्रिप्टन तक मतलब चला गया तुम्हारा इसमें 4p, 4s2, 4p6। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? वैसा कुछ पढ़ा होगा। सीडी तो ऑलरेडी फुल प्रिंट हो चुका है। 4p5 सोचो उसमें 5s 5s याद पड़े उसमें किया हो गया, उसमें देखो करके ऑर्डर पड़े हो तो उसमें 1s 2s जो ऑर्डर पड़े उसमें से देखना वहां पे देखो इसमें जो भी आ रहा है ये तुम्हारा 4d में भी जाता है कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4d सीरीज का आ रहा है तो 4d2 और फिर 5s में भी जाता है 5 5s। इसी तरह हॉफनियम की बात करें यहाँ पे, हॉफनियम का क्या रहेगा तुम्हारा इसमें जेनॉन, इसमें 4 है 14। यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन जा चुका है 4 है 54 प्लस 14 68। फिर 5d में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देख लो उसमें पैटर्न क्या वहां पे है, ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे। तो बेसिकली सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे 4f आ गया तुम्हारा, जबकि इसमें कोई 4f नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी हम पढ़े थे पहले वहां पे कि अगर f फॉरवर्ड में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसका भी कैसा रहता है पुअर साइज, क्योंकि d एंड f दोनों का इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड। तो यहाँ पे f फॉरवर्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे 14, ये भी क्या होता है स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको प्रॉपर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपर शिफ्ट नहीं कर पाएगा
इसका भी जो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि साइज ऑलमोस्ट इक्वल किसके बराबर आ जाएगी, जिरकोनियम के। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, जिरकोनियम के जस्ट नीचे हॉफनियम है, तो हॉफनियम का साइज ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन फिर भी इक्वल आ जाता है। इक्वल होने का रीजन यहाँ पे ये है, इसमें जो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि पुअर शील्डिंग करता है स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते। दैट मींस साइज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वो जिरकोनियम के बराबर आ जाता है। ये जो आ रहा था जिरकोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर, या इंजन में बात करें तो 4D या 5D का, इसका सबका रीजन क्या था, लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसका स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। इसका स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। बाकी एक कंफिगरेशन देख लो एक बार कि जिरकोनियम और हॉफनियम का कंफिगरेशन क्या आता है। तो एक बार कंफिगरेशन चेक भी करो क्या आ रहा है उसमें, करेक्ट है, चेक कर लोगे। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहां पे कंफिगरेशन पढ़े होगे। सर वो D2 होगा वो, ये 4D2 5D2 ऐसा कुछ होगा वहां। सर का मतलब ऐसा है जब F ऐसे इंट्रोड्यूस होते तब बिल्कुल, जब यहाँ कर दिया 4D फॉर एग्जांपल में यहाँ पे साइज ऑफ पैलेडियम ऑलमोस्ट इक्वल टू प्लेटिनम। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 और इसके जस्ट नीचे का एलिमेंट होता है तुम्हारा प्लेटिनम। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 78, 32 ऐड करना था इसमें। अगर पीरियड टेबल आप देख पा रहे हो और देखो पीरियड टेबल तुम्हारे पास प्लेट है, उसमें जो टेबल बना हुआ है, तो जिरकोनियम के जस्ट नीचे आ रहा है तुम्हारा हॉफनियम, पैलेडियम के जस्ट नीचे आ रहा है प्लेटिनम। ये 4D सीरीज का और ये 5D सीरीज का, इस दोनों का भी साइज जो बात ऑलमोस्ट करेंगे इक्वल। रीजन क्या आएगा इसका, सेम, ड्यू टू लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये भी एग्जांपल इसके नीचे नोट कर लोगे। बाकी अगर ये कंफिगरेशन देख लो, अगर जिरकोनियम में कुछ एक्सेप्शन होगा तो फिर इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, बाकी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पार्ट से पूछा था इस बार भी। नीट का जो क्वेश्चन, नीट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ गया था, जिरकोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर क्यों हो, उसका रीजन बस उसमें अलग अलग ऑप्शन था कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या 3D या 4p 4s इस टाइप का कुछ आ रहा है। एग्जैक्ट रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पार्ट से पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना कि d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड 3D सीरीज एलिमेंट। वैसे ये पूरा एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट था, इस तरह आता है, नोट भी कर लो। नेक्स्ट है इसमें 3D सीरीज एलिमेंट्स का 3D सीरीज एलिमेंट्स। अब 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये तुम्हें भी कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा यहाँ पीरियड टेबल वाले पार्ट में। अब देखिए 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, यहाँ तक तो याद भी, जब एटॉमिक नंबर याद किया हो तो ऐसा कुछ याद किया होगा इस टाइप से कि 21 स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 21 स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इस टाइप से इसको याद रखना होगा। अब इसका जो साइज रहता है यहाँ पे, तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है किसी पीरियड में, ये एक पीरियड का एलिमेंट है, जब किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जा रहा है तो साइज क्या होता है इसका, डिक्रीज होता है।
नॉर्मली क्या होता है, जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, वो डिक्रीज करता है, बट यहाँ पे ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन आता है, डिक्रीज भी करता है, कांस्टेंट भी रहता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, रैंडम सा रहता है। बट इसका भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अपने बुकलेट में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तो इसका कुछ डेटा यहाँ पे ऐसा करते हैं, याद रखते हैं यहाँ पे। इसका जो डेटा आता है पिकोमीटर में, 144 पिकोमीटर, 132, 122, 117, 117, तो कुछ एक प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। 117, 116, 115, 117, 125। अब यहाँ पे देखो, जो नॉर्मली होना चाहिए था कि डिक्रीज करना चाहिए था डेटा। पीएम का मतलब क्या है, यूनिट होता है पिकोमीटर, पढ़ा होगा सब लोग। ये क्या है पिकोमीटर, पीएम का मतलब क्या है पिकोमीटर। ये 144, यहाँ तक ध्यान से देखोगे इसमें, यहाँ तक तो डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद फिर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, इवन यहाँ से ले लो, इसमें ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेप्शन का मीनिंग है कि किसी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो ना करना, ये भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। तो ऑलमोस्ट अगर देखो तो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है वो तो डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है, और फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इसमें जो तुम्हारा आता है, इसके क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे कि इसका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा था, यहाँ पे याद है तुम्हें, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इसका जो साइज होता है ऑलमोस्ट वो क्या रहा था तुम्हारा, कांस्टेंट रहा था। एक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको ध्यान रखते हैं। तो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है, क्रोमियम, Mn और Fe, वो क्या होता है कांस्टेंट, और इसका कुछ प्रॉपर रीजन वैसे नहीं है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि इसमें कुछ एक ना तो डिक्रीज कर रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है, हर कुछ हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी रह रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे साइज से रिलेटेड, एटॉमिक साइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका एक अलग ही सेक्शन है तुम्हारे पीओ टेबल के मॉड्यूल में, तो सेक्शन भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या एंथैल्पी को क्या बोला यहाँ पे, एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका डिफिनेशन कौन बताओगे, ऐसा कुछ पढ़े हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का? Sir, energy required to remove one electron. एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ पढ़े हो गया? यहाँ पे जो तुम्हें वही आता है, थोड़ा है आता है, वहां पे कुछ भी क्या कर, आउट ऑफ द एटम, आउट से एटम से आउट करने में जो आता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आता है। इसका डेफिनेशन लिखोगे प्रॉपर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required, minimum amount of energy required to remove, minimum amount of energy required to remove an electron minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom.
अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, कहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, एन आइसोलेटेड केसेस। आइसोलेट का मीनिंग क्या आ रहा है, वो किसी के साथ वो बॉन्डेड नहीं होएगा, आइसोलेटेड हो, और वो किस फेज में हो, गैसियस फेज में। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे, आयोनाइजेशन एनर्जी या इनथेरिक। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, NO ये किस फेज में आ रहा, गैसियस। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाए यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा M+, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर कर रहे हैं तो उसमें बोलता है यहाँ पे IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसमें जो डेल H का वैल्यू आता है यहाँ पे तुम्हारा वो पॉजिटिव, और डेल H पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ये क्या रहा था, इंडोथर्मिक। तो डेल H पॉजिटिव लिखने का मीनिंग क्या आ रहा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वैसे भी यहाँ पे देख डेल H का मतलब वो चेंज नहीं फैल भी आता है, पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट वहां पूरा कैलकुलेशन कराता है, जो एनर्जी का चेंज होता है इसमें यहाँ पे उसी को डेल H से लिखते हैं। इसमें जो आ रहा है एनर्जी हम लोग को क्या आ रहा है, डेल H पॉजिटिव पर नहीं तो लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या रहता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। या दूसरा तरीका सोचने का, डिफिनेशन में आ रहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या, एनर्जी बाहर से दे रहा है, और जब एनर्जी बाहर से दे रहा है किसी प्रोसेस में वो क्या होता है वहां पे, इंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब एनर्जी रिलीज हो रहा होता है तो फिर क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। ये तुम्हारा इंडोथर्मिक प्रोसेस आता है जिसमें कि डेल H को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखा गया दैट मींस ये इंडोथर्मिक। क्या डिफिनेशन सही क्लियर है, एनर्जी दिया जा रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है। हाँ बताओ, ये का मतलब गैसियस, ये का मतलब क्या था यहाँ पे कि वो गैसियस फेज में। तो ब्रैकेट में जी लिखने का सिंपल सा मीनिंग वो क्या इंडिकेट कर रहा है, गैसियस फेज में इंडिकेट कर रहा है। अब क्या यहाँ पे M+, कोई भी हो गैसियस, मतलब गैसियस फेज में, वहां पे जो भी मेटल वो गैसियस फेज में। देखिए यहाँ पे लेकिन कोई M+, तो गैसियस फेज में, वहां पे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस का मतलब जो भी मेटल आ रहा है उसमें अलग अलग फेज आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तो गैसियस फेज में होगा। और M क्या इंडिकेट कर रहा है, किसी भी मेटल को या कोई भी एलिमेंट जिससे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। अब M+ में से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर किया जाए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, M2+ गैसियस। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, IE2। जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे थे किसी एलिमेंट से उसको क्या बोलते थे, IE1। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर किया, M+ हो गया था, अभी क्वेश्चन आ रहा है इसमें सर रेडियो पीरियड एलिमेंट, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसको अलग से स्टडी करना होता है वहां पे वो साथ में यूज करते हैं। जो विनट का इफेक्ट आता है उसका जो 7th पीरियड का एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव आ जाता है, न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, उसका अलग से बहुत सारा प्रॉपर्टी अभी गिवन भी नहीं है, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करते वहां पे। यहाँ पे देखते हैं फिर से हम लोग IE2 का मीनिंग क्या है कि सेकंड आयोनाइजेशन। जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते तो I1, अब इसी में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दिया तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करें तो पॉजिटिव चार्ज, अब इसके रेस्पेक्ट से +2 चार्ज आ रहा है, दैट मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर किया जा रहा है I2। अब फिर इसमें अगर M2+ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दिया जाए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +3, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे अब यहाँ पे I3, थर्ड आयोनाइजेशन। इसको नोट करो, यहाँ पे और बताना यहाँ पे ये है कि तीनों जो I1, I2, I3 आ रहा है यहाँ पे, तो आप ओवरऑल एनर्जी का ऑर्डर देगा वहां पे किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, M+ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, या M से, या M+ या M2+। वैसे सोचना यहाँ पे बिल्कुल सही सब लोगों का, इसमें सोचने का तरीका क्या यहाँ पे है
कि जो भी एलिमेंट हो, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट, मान लो कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर होता है, एल्यूमिनियम का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, दैट मींस प्रोटॉन नंबर भी क्या रहेगा 13। तो प्रोटॉन तो सब में सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वहां से इजीली बाहर नहीं जा रहा है, फिर भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो ओवरऑल तीनों में कंपेयर करते हैं, तो I3 always greater than I2 greater than I1, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इसके बाद। तो लॉजिक सिंपल सा है कि किसी भी एलिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन भी बाहर करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी बाहर करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो तीनों में से अगर ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर किया जाए कि किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, रिक्वायर्ड किसमें सबसे, वो क्या रहेगा I3, क्योंकि जो होगा आउटर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन से में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इस केस में ही रहेगा। सर ये सारे एंडोथर्मिक रहेंगे। बिल्कुल, जितने भी प्रोसेस रहता है सबका क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। हर केस में एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी बाहर से अगर दे रहे हैं दैट मींस सारा प्रोसेस क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। सर लेकिन वो जब अलग होता है तो फिर एनर्जी रिलीज नहीं करता होगा ना, नहीं, वो अलग यहाँ से अलग हो रहा है। जब वो आगे उल्टा प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पे, जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। इस केस में यहाँ पे जो रहेगा हमेशा, जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा होता है यहाँ पे, एनर्जी बाहर से देना ही रहेगा यहाँ। नेक्स्ट है, यहाँ तक नोट करो सब लोग। अब इसका अलग अलग फैक्टर आता है यहाँ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, किस एटम में से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाएगा, किस में इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाएगा, उसका अलग अलग फैक्टर रहेगा। लिखिन डालना है इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर बाद में डेफिनेशन देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिमिटिव वन से, एटॉमिक साइज हो गया, इनर्ट पे इफेक्ट आ रहा है, और ये आयोनाइजेशन, और आगे जो भी पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर है इसमें साइज का, साइज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं। तो साइज को सबसे पहला जो फैक्टर है साइज, क्योंकि साइज हम लोगों को पता है कि किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो साइज क्या करता है, इन जनरल इंक्रीज करता है, एक्सेप्शन का छोड़ दिया, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन होता है साइज के साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब प्रोपोर्शनल टू साइज। देखते हैं एग्जांपल भी आएगा। तो साइज जितना हम आगे पढ़ेंगे, कुछ टर्म आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबको वो साइज के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि साइज सबको पता होता है कि क्या होता है किसी ग्रुप में या पीरियड में। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जब टॉप टू बॉटम जा रहे ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता है इसमें, इंक्रीज करेगा।
तो साइज तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, साइज इंक्रीज डाउनवर्ड, बट आयोनाइज एनर्जी क्या हुआ इसमें, अपवर्ड इंक्रीज करेगा इसमें, आयोनाइज एनर्जी इंक्रीज अपवर्ड। आयोनाइज एनर्जी इंक्रीज अपवर्ड, तो सबसे कम इसमें आयोनाइज एनर्जी किसका आ रहा है यहाँ पे, सीजीएम का। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे देखना है, अब इसका कुछ सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी रिलेशन तो देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा रिलेशन आई क्यों रहा है यहाँ पे, इसका एक लॉजिक देखोगे यहाँ पे, लिथियम में अगर नॉर्मल सोचोगे यहाँ पे, लिथियम में जो इसमें क्या तुम्हारा न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, लिथियम में क्या रहता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 1 ऐसा पड़ा हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जबकि सीजीएम की बात करें इसमें हम लोग, तो सीजीएम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट रहेगा, ये क्या रहा तुम्हारा 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये इसके नजदीक आ रहा है, और जितना ज्यादा दूर में अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस उसका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा न्यूक्लियस के साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन वो इजीली बाहर जा रहा होगा यहाँ, और सीजीएम से इलेक्ट्रॉन अगर इजीली बाहर जा रहा है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाने का मीनिंग क्या है, उसमें कम एनर्जी देना पड़ रहा है, कम एनर्जी देने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका यहाँ पे, लिथियम का, इसका मीनिंग क्या है, लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मीनिंग है इसमें ज्यादा एनर्जी देने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो सबसे कम एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर जा रहा है, सीजीएम से। ऐसा कुछ पढ़े भी होंगे तुम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कौन सा टॉपिक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस सर, पढ़े होंगे सब लोग, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पे जो मेटल यूज किया जाता है वो कौन सा मेटल यूज करते हैं, सब कुछ जो पढ़े होंगे वहां पे वेव फंक्शन वगैरह जो भी रहता है वहां पे, तो वहां पे जो मेटल यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सके वहां पे, तो वहां पे जो मेटल यूज किया जाता है वो भी क्या रहता है वहां पे, सीजीएम, क्योंकि जो सीजीएम मेटल होता है इससे एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाता है वहां से, और जब एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा है इसलिए इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज किया जाता है, इसको आयोनाइज एनर्जी से रिलेट करना है। अब यहाँ पे सोचना था कि जहां से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा हो, मेटल और नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ पढ़े होंगे सब लोग, तो मेटल में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो हो रहा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो जहां से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा होता है वो एक अच्छा मेटल होता है, वो आगे रिलेटेड लिखेंगे भी नोट में, जो सीजीएम से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा है तो सीजीएम एक अच्छा मेटल होता है एज कंपेयर टू लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो मेटालिक कैरेक्टर को भी हम इससे रिलेट करेंगे जो आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पे अभी इतना याद रखना है सिंपल सा कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका है, सीजीएम, कम होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा होगा कम एनर्जी देने के बाद, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा होगा, इसका सबसे कम, और लिथियम का सबसे ज्यादा, और इसका सबसे कम क्यों, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर आता है, दैट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाता है, कम एनर्जी में इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, देखिए रियल वर्क से याद रखना इसमें। सर आपका वीडियो पॉज हो गया, तो देखते हैं रूट क्या रहेगा उसका। इसमें बुक वाइज देखें यहाँ पे इसमें क्या लगेगा स्टेप्स, बाकी लोग रियल का एग्जांपल अभी लेते हैं हम लोग, उसके लिए कुछ और पॉइंट देखना पड़ेगा।
हमने ग्रुप का एग्जांपल अगर लेते तो ये ट्रेंड को फॉलो करेगा, और पीरियड में कुछ एक्सेप्शन आता है तो अलग से देखेंगे हम लोग। सेकंड फैक्टर है इसमें यहाँ पे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब धीरे जो जेड इफेक्टिव होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, खुद से सोच के वापस करके आना चाहिए ऑर्डर यहाँ पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी देना होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। देखते हैं इसका क्वेश्चन अभी करते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। अब देखना कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल बोलने का क्या मीनिंग है। इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आता है यहाँ पे एस पी डी एफ in bracket for same cell, in bracket for same cell। जो लोग ऑनलाइन और नीचे देख लोगे इसमें कुछ कट हुआ है तो ब्रैकेट में क्या लिखा गया है फॉर सेम सेल। अब इससे हम समझते हैं एसपीडीएफ सेल अगर सेम आ रहा है, देखिए मान लेते हैं किसमें 4s 4p 4d और 4f, तो न्यूक्लियस कौन रहेगा एसपीडीएफ में तो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा रहेगा एस, और एस अगर न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज है तो एस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाएगा एज कंपेयर टू पीडीएफ। तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसे आ रहा है उसका भी वही मीनिंग है जो मैंने लिख रखा है आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा किस करेंगे एस टी डी देन एफ, ये सेम सेम नंबर अगर होगा तो ऐसे कंडीशन में अगर एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा एस का देन पी देन डी देन एफ में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका आएगा। बट ये कंडीशन क्या है यहाँ पे और सेम सेल होना चाहिए। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसे मतलब कि अगर एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहां से पी डी एफ को पेनिट्रेट करके उसका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जा पाएगा। बस एक रिलेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, नोट डाउन करो आगे बढ़ते हैं। वो फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हो गया। अब इस फैक्टर में देखकर अब यहाँ हम लोग पीरियड का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, अब ये पीरियड का एक मीटा एग्जांपल नहीं लिया हुआ था तो इसका जो मेनली डिसाइड करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले से। अब एक पॉइंट ये भी पड़े हुए हैं वेक्टर देख रहे हो इसी का, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
वो कैसा रहेगा, जिन्हें पढ़े होगे हाफ फील्ड या फुल फील्ड, वो क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो लिथियम से स्टार्ट करता हूं। 1s2 2s1 2s2 बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 में 1s2 अंडरस्टूड है, वो है वहां पे मैं शॉर्ट में लिखा हूं 2s2 2p1 2p2 2p3 2s2 2p2 2s2 2p3 ऑक्सीजन का क्लोरीन का 2s2 2p5 2s2 2p6। यहाँ पे देखना कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखोगे इसके। तो नियॉन का सबसे ज्यादा क्या आ रहा है यहाँ पे है 2s2 2p6। तो एस में मैक्सिमम कितना रह सकता है 2 और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 6। ये क्या रहा है तुम्हारा फुल फील्ड है, और फुल फील्ड अगर आ रहा है वो क्या रहेगा, स्टेबल। हाफ फील्ड कहाँ पे दिख रहा है, तो मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैक्सिमम पी में कितना रहा था, मैक्सिमम 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। दैट मींस ये भी जो रहा था तुम्हारा हाफ फील्ड। देखते हैं उसका भी, ये भी हाफ फील्ड बोल सकते हैं, किसका डिपेंड है वो देखेंगे अभी। यहाँ पे जो हम देखें हाफ फील्ड और भी किसका रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो आयन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, और ये जो आयन एनर्जी का ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो IU1 की बात करते हैं। IU1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से जो एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे इसकी बात है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा फुलफिल्ड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है इसमें, यहाँ पे नियॉन का 1s2 2s2 2p6। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये भी पढ़े होंगे तुम लोग 10th में, ऑक्टेट वर्ड सुने होंगे। बाकी केमिकल बॉन्ड में टर्म आता है। ये 1s2 2s2 2p6 ये इनर्ट गैस है, बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं जाना चाह रहा है, फिर भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा किसका रहेगा, नियॉन का। क्योंकि सबसे ज्यादा फुल फील्ड जो आ रहा है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा, तुम्हारा नियॉन। देखोगे नाइट्रोजन का हाफ फील्ड तो है, देखेंगे उसका नॉर्मली अगर सोचे लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं हम लोग, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज कर रहा था, और साइज डिक्रीज कर रहा था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज करेगा। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा यहाँ पे वो सबसे, अब यहाँ पे नियॉन के बाद क्लोरीन का आ जाएगा। ध्यान से सुन लो, उसके बाद जो डॉट रहेगा पहले मैं इक्वल टू कंपेयर कर लूं सबका। अब यहाँ पे जो क्लोरीन का यहाँ पे या फिर जेड इफेक्टिव के साथ जो उसको रेट करो, साइज जो डिक्रीज होता था वो डिक्रीज क्यों करता था, साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता था, बेसिकली जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मींस जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे नियॉन के बाद जो साइज आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन के बाद। अब देखना है कि जो नाइट्रोजन में जो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था नॉर्मली, बट नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होने के चलते फुल ये हाफ फील्ड होने के चलते नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। इसमें जो चेंज आता है यहाँ पे है सिर्फ इस दो में चेंज आएगा, बिल्कुल जस्ट एडिशन वाले से ज्यादा होता है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन का फुल से ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने एडिशन वाले आइटम से ज्यादा हो। रीजन ये क्या आ रहा है 2s2 2p3, इसमें कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 2p3 आ रहा है। 2p3 आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, हाफ फील्ड हो रहा है। हाफ फील्ड मतलब p में मैक्सिमम कितना रह सकता है 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, दैट मींस ये हाफ फील्ड है। और जो भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या होगा, स्टेबल। इतना कुछ पढ़ रखा होगा तुम लोग,
क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होगा सब लोग। क्रोमियम या कॉपर तो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता बताया गया होगा तुम्हें जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए डी में चला जाता, तो ये चीज पता होना चाहिए तुम्हें। तो उसी का कहीं ना कहीं कुछ यूज हो रहा है concept। ये भी हाफ फील्ड हो रहा है, दैट मींस ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल अगर है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जाए, तो अपने एडजेसेंट वाले से ज्यादा कंफर्मेशन है, एन का ज्यादा रहेगा, 10 कार्बन। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ जाता है इस केस, यहाँ पे जो बेरिलियम और बोरन है तुम्हारा यहाँ पे, तो बोरन का जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 1s2 2s2 sp 1s फुल फीड है, 2s फुल फीड है, और दोनों अगर फुल फीड है तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, ये भी अब जो इसका होगा फुल फीड है, ये भी क्या होता है फुल फीड। अब यहाँ पर भी क्या कार्बन का तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ से फुल फीड भी आ रहा है, बट ये कोई इनर्ट गैस नहीं रहा है, ये तो इनर्ट गैस आ रहा है, तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बेरिलियम और बोरन में एक एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मली जो होना चाहिए बोरन का ज्यादा होना चाहिए था, बट बेरिलियम का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते बेरिलियम का जो ऑर्डर रहता है यहाँ पे वो स्लाइटली ज्यादा रहेगा देन बोरन। और लिथियम से अब कुछ लोग यहाँ पूछोगे लिथियम में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन, ये भी आप बोल सकते हैं, इसका एक अलग रीजन है। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि लिथियम में मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा वो हीलियम। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद वो स्टेबल बन, दैट मींस वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर जाना चाहता है, तो जल्दी बाहर इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, उसमें कम एनर्जी देने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, दैट मींस लिथियम का सबसे कम। ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है यहाँ पे है। तो जो एक्सेप्शन टाइप जो कुछ चेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बेरिलियम बोरन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के कारण जो स्लाइड चेंज होता है अपने एडजेसेंट वाले एटम से ही ग्रेटर होता है, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बाकी फैक्टर भी तो काम कर रहा है, तो अपना काम करता है ये। तो जो यहाँ पे चेंजेस आता है जस्ट ऑक्सीजन से आगे रहेगा नाइट्रोजन और बोरन से आगे रहेगा, याद ही करना होगा। याद तो रखना है, बट बाकी रीजन भी तो लोग समझ रहे हैं कि रीजन क्या है, बाकी याद तो रखना ही नहीं, सबके लिए रहेगा, ऐसा नहीं किसी के लिए, सबके लिए रहेगा, सेकंड थर्ड जो भी रहेगा ऐसा जहाँ पे इसमें चेंज आ रहा है उसमें वही चेंज है, थर्ड प्लेन में भी वही चेंज है। सर ओवरऑल तो कार्बन के मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स में ना सेकंड शेल में, तो आप वो कैसे हाफ फील्ड फुल हम उस बेसिस पे नहीं देख रहे हैं ना, हाफ फील्ड फुल उस बेसिस पे देख रहे हैं कि p में कितना है। देखिए s में यहाँ पे मैक्सिमम रहता है 2 इलेक्ट्रॉन और p सबसे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है 6, तो p में अगर 6 है उसको फुल फील्ड बोल दे रहे हैं, p में अगर 3 है तो उसको क्या बोल रहे हैं, वो हाफ है, उस बेसिस पे देख रहे हो फुल फील्ड हाफ फील्ड। ये हम लोग कौन सा ऑर्डर निकाल लिया I1, तो जनरली I1 ही पूछा जाता है, बट अगर इसमें I2 भी पूछ लिया जाए जो कि पूछा जा सकता है एडवांस के पेपर में, इसमें अब तुम्हें I2 बताना, तो I2 जब बताना होगा इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर जा चुका है और उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, लेट मी सी क्या बन जाएगा तुम्हारा इसमें Li प्लस B प्लस D प्लस C प्लस N प्लस O प्लस F प्लस और Ab प्लस। I2 बताने के लिए मुझे ये सोचना होगा सबसे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर जा चुका है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें से जल्दी बाहर जाएगा देखते हैं वहां पे हम लोग, बिल्कुल सही है वो ज्यादा रहेगा, इसका ऑर्डर लिख लो यहाँ पे। अब इसका भी कंफ्यूजन लिखना है 1s2 2s2 2p1 2s2 2p3 2p5। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए खुद से सोच के देखो, सबसे ज्यादा Li प्लस, क्यों Li प्लस,
क्योंकि फुल फील्ड और ये किसका कॉन्फिगर ऑप्शन कर लिया है एग्जांपल जो कि इनर्ट गैस, जो कि काफी इनर्ट गैस को इनर्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, दैट इज नो इनर्ट बोलते हैं। ये इतना ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे इससे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे, लिथियम का। तो सर वो पहले वाले केस में बेरिलियम था वो भी तो फील्ड ही था। फुल फील्ड है बट वो इनर्ट गैस नहीं है वहाँ पे, किसी इनर्ट गैस के कन्फर्म को ऑप्शन नहीं करना। इसमें जो इनर्ट गैस था उसको मैंने सबसे आगे रखा है, इसमें जो इनर्ट गैस था नियॉन उसको सबसे आगे मैंने रखा है। इनर्ट गैस फुल फील्ड बिल्कुल इनर्ट गैस है फुल फील्ड तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और रिएक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। तो सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा Ni प्लस, इसका बिल्कुल क्या आएगा Na प्लस, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो अपना काम करेगा। अब यहाँ पे O प्लस और H प्लस में अगर कंपेयर करो हाफ फील्ड कौन सा आ रहा है, O प्लस देन F प्लस। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इस केस में देन N प्लस, N प्लस के बाद क्या होगा, ये ऑर्डर आ जाते हैं। केस को नोट करो, यहाँ तक प्लीज। इन जनरल तो I1 पूछा जाता है बट I2 भी पूछा जाता है कहीं पे, उसमें एक लेकर ऑलरेडी बात करते हैं ना, और उसके बाद कंफ्यूजन लेकर के तो जहां पे भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड आ रहा है उसका हाइड्रोस्टेटिक वैल्यू ज्यादा होता है। अगर इनर्ट गैस कंफ्यूजन आ गया उसका तो सबसे ज्यादा है। बाकी इसमें और भी कुछ रिलेशन हम लोगों को पढ़ना था इसी पॉइंट में, पर ठीक है नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट से, क्योंकि इसमें बहुत सारा एग्जांपल आता है, यही एक इंपॉर्टेंट केस है। तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा इसमें, डीपीपी। डीपीपी कौन सा करना है तुम लोगों को, उसमें मैं आंसर की भी सेंड करता हूँ उसका। कहाँ तक नहीं डीपीपी तो मैं अभी, तुम लोग अभी डीपीपी उसमें पीओसी का उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी नहीं है। 7 8 तक हो ही गया था, उसमें 2 ही डीपीपी 9 10 तो पीओसी वगैरह का उसका एक और डीपीपी मिला हुआ तुम लोगों को बी सीरीज का, उसमें से फिर जब ये रिव्यूटेबल होगा तो फिर हम लोग तो तुम्हारा जो होमवर्क है एटॉमिक रेडियस वाला सेक्शन जो है पीरियड टेबल में अप टू एटॉमिक रेडियस का जो सेक्शन होगा वो कर लो। इसका तो होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ एटॉमिक रेडियस मतलब पीरियड टेबल का, इसका तो होमवर्क कभी डिस्कस नहीं हुआ है। अगला लेक्चर कब है, कल तो नहीं है मेरा। तो तुम लोगों का जो होमवर्क है पीरियड टेबल स्टार्टिंग से लेकर के सेक्शन ए बी सी और डी जो कि एटॉमिक रेडियस तक का सेक्शन है। एक्सरसाइज 1 उसमें क्या होमवर्क रहेगा, ए बी सी डी डी तक रहेगा उसमें, बिल्कुल तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट का 3 सेक्शन 4 सेक्शन ए बी सी डी। तो ठीक है फिर मैं सेशन ये पेंड करता हूँ। थैंक यू सर।